राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। ई कंटेंट की श्रृंखला में आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के जो स्रोत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम स्नातक भाग द्वितीय के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अर्थात भारतीय संवैधानिक जो व्यवस्था है इसके संदर्भ में भी बात करें तो इस टॉपिक की बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या से भी इस टॉपिक की अपनी इम्पोर्टेंस है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक का हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्व के इस टॉपिक के बारे में पूर्व में 2 वीडियो में पहले जारी कर चुका हूं, जहां हमने ब्रिटेन से और अमेरिका से जो संवैधानिक प्रावधान लिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सामग्री ली उनसे, इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। मेरे 2 पूर्व जो वीडियो जारी किए गए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो मैंने 2 पूर्व वीडियो जारी किए गए हैं इन टॉपिकों से संबंधित, भारतीय संविधान के जो स्रोत है इससे संबंधित जो 2 वीडियो पूर्व में जारी किए गए हैं उनकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बाद फिर हम आते हैं आयरलैंड से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड से क्या क्या विषय सामग्री, क्या क्या अध्ययन सामग्री प्राप्त की। यदि हम सबसे पहले बात करें आयरलैंड से, तो जो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, उससे प्रेरित हुए हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम जानते हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में स्थित हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। कोई भी सरकार अपने कार्यों में मार्गदर्शन नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त करती हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना हर सरकार की इच्छा है। यद्यपि भारतीय संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, फिर भी हर सरकार से ये अपेक्षा की गई है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनी कार्य योजना का भाग बनाएगा। इसलिए नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के भारतीय अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वह हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, यह प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में साहित्य, कला, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इन मनोनयन सदस्यों का जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में जो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, यह प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से भी हमने कई संवैधानिक प्रावधान लिए हैं। विशेषतः संघीय शासन प्रणाली के संबंध में जो कुछ प्रावधान है वो हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किए हैं। यदि हम बात करें संघीय शासन प्रणाली, जो संघीय शासन प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऐसा कनाडा में है ऐसा ही भारतीय शासन प्रणाली में स्वीकार करने का प्रयास किया गया है। यदि हम बात करें अमेरिका का जो संघात्मक ढांचा है वो अलग है, लेकिन भारत में जो संघात्मक ढांचा जो स्वीकार किया गया है वो भारतीय देश की जो परिस्थिति है, तत्कालीन जो परिस्थिति और हमारी देश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर हमने अपना अलग संघात्मक ढांचा स्वीकार किया है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने भारतीय संघात्मक ढांचे को अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से संबोधित भी किया है। यदि हम भारतीय संघ के लिए बात करें तो यूनियन शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। तो ये जो प्रावधान हैं ये हमने कनाडा से लिए हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में सूचियों का बंटवारा किया है। संघ सूची पर केंद्र को, राज्य सूची पर प्रांतों को और समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांत दोनों सरकारों को कार्य करने का अधिकार है। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनका इन तीनों में उल्लेख नहीं है, न केंद्र सूची में अर्थात न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषय जिनका संघ, राज्य, समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। उन अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वह संघीय सरकार को है। ये जो प्रावधान है ये भी हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान ये कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उन विषयों पर भारतीय राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा कई संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा भी गया है और इस दृष्टि से ये जो प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है और यह हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। तो इस प्रकार कनाडा का संविधान इस दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए जाने वाले प्रावधानों की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा और जो भाव हैं वो लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा की तारीफ एक बहुत बड़े राजनीति विज्ञान के विद्वान बारकर जी ने भी की है। उन्होंने अपनी पुस्तक की जो प्रारंभिक जो लाइनें हैं, प्रारंभिक जो शुरुआत है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से उन्होंने की है। इस दृष्टि से प्रस्तावना हमारे लिए संविधान का सार है, अति महत्वपूर्ण है और ये जो प्रस्तावना की भाषा और जो भाव है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए हैं। इसके अलावा अभी हम सूचियों की चर्चा कर रहे थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यह प्रावधान हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया है। यद्यपि समवर्ती सूची की बात करें तो केंद्र और राज्य का यहाँ तात्पर्य प्रांतों से है, केंद्र और राज्य दोनों को राज्य समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी भी कानून पर यदि दोनों के कानून यदि विरोधी हैं, यदि अर्थात समवर्ती सूची के यदि किसी भी विषय पर दोनों केंद्र और प्रांत दोनों यदि कानून बनाएं और दोनों के कानूनों में यदि किसी प्रकार का टकराहट है, कोई विरोधाभास है, तो संघ का कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। ये भी भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य, ये प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। हम जानते हैं भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख भी है कि यदि साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में सहमति न हो तो राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। बुलाएंगे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ध्यान रखने वाला विषय है, क्योंकि राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बाबत कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है।
इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। इसके अलावा जो वित्त आयोग का विचार है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। वित्त आयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के जो सूत्र हैं वो वित्त आयोग निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। तो इस दृष्टि से वित्त आयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए जाने वाले प्रावधानों की। इस बारे में हम देखें तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 368, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं उन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का भाग नहीं माना जाता। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस पर भारतीय संसद विशेष बहुमत से उन्हें पास कर सकती है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद के 2/3 अर्थात विशेष बहुमत की से पास होने के साथ साथ उन्हें कम से कम भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी प्राप्त होना जरूरी है। तो जो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके विविध रूप हैं। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिसके लिए केवल संसद की सहमति जरूरी है, लेकिन कुछ जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान संशोधन हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की सम्मिलित भागीदारी की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ तो यदि भारतीय राष्ट्रपति की यदि निर्वाचन प्रणाली को हम संशोधित करना चाहें तो इसके लिए न केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, न केवल संसद के 2/3 बहुमत से इसे पास करना पड़ेगा संसद को, अपितु इसे कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में न केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं अपितु राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में चूंकि संघ और राज्य मतलब प्रांत दोनों की हिस्सेदारी है, इसलिए यदि इस बाबत संशोधन किया जाए तो केंद्र के साथ साथ प्रांतों की भी इसमें सहमति आवश्यक है। तो इस विविध रूपी जो हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, ये हमने प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। अब हम बात करते हैं फ्रांस से। एक भारतीय संविधान का एक आधारभूत लक्षण है जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यद्यपि हमने प्रावधान फ्रांस से लिया है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है। अब मैं यदि ब्रिटेन और यदि भारत की तुलना करूं तो ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक के बजाय वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। यद्यपि व्यवहारिक रूप से वहां लोकतंत्र है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है। वहां के लोगों की वहां के जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आस्था है, वहां के लोगों की वहां के राजा या महाराजी में पूर्ण आस्था है। तो इसी रूप में वहां का जो कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान है वो वहां का राजा या महारानी होते हैं। इस वजह से वहां को आज भी उनकी व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से राजतंत्रात्मक कही जाती है। लेकिन मेरे भारत में बात करूं तो भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो लोकतंत्रात्मक जो ढांचा है वो गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि जिस देश का अध्यक्ष, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाए और यदि वह संविधान के विरुद्ध यदि वो गलत कार्य करे, संविधान के विरुद्ध यदि वो कार्य करे तो उसे एक उचित प्रक्रिया से, एक कानूनी और लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसे हटाया भी जा सके।
तो इस प्रकार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ हुआ कि किसी भी देश के कार्यपालिका अध्यक्ष की नियुक्ति लोकतांत्रिक तरीके से उसके निर्वाचन करने का जो आधार है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मूल है। तो इसलिए भारत एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से युक्त देश है, क्योंकि भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति, उनका निर्वाचित एक बिल्कुल निश्चित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका चुनाव होता है, जिसमें भारत की संसद के जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और हमारे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस दृष्टि से भारत एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ये इन टॉपिकों का जिक्र या इन कंपैरेटिव स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पेपर को समझने के साथ साथ जो हमारा सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, उसके भी जो आधारभूत बिंदु हैं उसको हम समझ सकें। यदि हम यह कंपेयर स्टडी करेंगे तो वहाँ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन जैसे देशों की व्यवस्थाओं को समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम वहाँ यदि प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो वहाँ ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में हैं। वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है उन टॉपिकों का अध्ययन। इसके अलावा हम ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला जो बिंदु है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और जो बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो नारे दिए गए, उन नारों को, उन आदर्शों को हमारे भारतीय प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये हमारे भारतीय प्रस्तावना में इनका उल्लेख है। ये हमारे भारतीय संविधान के आदर्श हैं जिनका प्रावधान हमने फ्रांस से लिया है। तो अब आज हमने कई देशों से लिए जाने वाले संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए हमने आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से और फ्रांस से जो प्रावधान लिए गए उन पर हमने बड़ी बारीकी से चर्चा की। इसका एक अगले वीडियो में हमने कुछ और जो प्रावधान जो जर्मनी से लिए गए, इसके अलावा सोवियत संघ से, जापान से और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भी कई प्रावधान भारतीय संविधान के निर्माण के समय लिए गए, जिनका उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जो मेरे पूर्व जो वीडियो इस टॉपिक के बारे में जारी किए गए हैं उनके लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके जो नोट्स हैं उनकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उनका अध्ययन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।